हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके 12वीं कक्षा भूगोल का जो पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर 9 जो कि है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो इस पूरे चैप्टर को काफी सारे आपके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो। तो हमारा जो प्रथम भाग है, हम उसमें पढ़ेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिभाषा एवं उसका इतिहास। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपके दोनों पुस्तकों में है। एक तो आपका मानव भूगोल का मूल सिद्धांत इस पुस्तक में है, और आपका जो दूसरा पुस्तक है 12वीं कक्षा का, वो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें भी है उसका चैप्टर 11। ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स का लेक्चर मैं लूंगी। उसका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आपके इस पुस्तक में है, जो लेक्चर अभी आप पढ़ेंगे, वो है आपका पूरे विश्व के ऊपर, ठीक है, वर्ल्ड बेसिस पे। तो पूरे विश्व पे आधारित। और जो दूसरा आपका पुस्तक है, उसमें हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपके भारत को लेके, ठीक है। भारत के बारे में हम ज्यादा उस पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, इस पुस्तक के। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है उसका परिभाषा है। ठीक है। तो आपका जो परिभाषा है वो दिया गया है आपके पुस्तक में कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसमें आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा व्यापार क्या होता है। व्यापार वो होता है जिसमें आप अलग अलग स्तर पे, मतलब किसी भी स्तर पे आप जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उसका जो आदान प्रदान होता है उसको व्यापार कहते हैं। ठीक है। उसमें दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। ठीक है। तो अभी जो व्यापार होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। जो सेकंड है वो है आपका राष्ट्रीय स्तर पे। तो यहाँ पे हम ये जो आपका चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपका किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का परिभाषा अगर हम बोले तो उसमें क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है अलग अलग राष्ट्र के बीच में जो आपके बहुत सारी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या फिर जो सेवाएं होती है, उसका जो आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। उस व्यापार में आपका ऐसा होना चाहिए कि एक देश अ, का लाभ ही नहीं बल्कि दोनों देशों का लाभ हो रहा है उस प्रकार के व्यापार से। ठीक है। और ये किस लिए होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो देश किसी चीज का स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, किसी अन्य स्थान से उसको खरीदते हैं, उस वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, विदेश के लिए। तो उसे क्या बोलेंगे आप, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। अभी आपका क्लियर हो गया होगा इसका परिभाषा अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, या आप नोट डाउन कर ले। आपके बुक में दिया गया है आपके फर्स्ट पेज में, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कर ले जो आपको समझ में आ रहा है इस लेक्चर से। और आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन ये सारा बुक से ही मैंने दिया है ताकि आपके लिए इजी हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसमें आपका, मैंने आपको बता ही दिया कि दो स्तरों में होता है। कभी कभी आपका अ, अंतरराष्ट्रीय स्तर में होता है, कभी कभी आपका राष्ट्रीय स्तर में होता है। अभी हमें जानना है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो मूल रूप से कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है। मतलब कि उसका इतिहास क्या है। तो जो पहले का जमाना था उसमें आरंभिक आरंभिक दौर पे जो आपका आदिम जो समाज था, ठीक है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी था, वहां पे जो व्यापार था वो कैसा था। वो वहां पे बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब आपका विनिमय व्यवस्था। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम से आपको क्या समझ में आता है, ये जो पूरा पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, ठीक है, बार्टर सिस्टम के ऊपर, जो कि है विनिमय का व्यवस्था, उससे उसको मैं सरल शब्दों में आपको समझा देती हूँ। वो ऐसा होता था कि पहले के जमाने में हमारा
जो पैसा होता है, जो भी हम किसी भी तरह के व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था कि ऐसा होता था, अगर कोई कृषक है, ठीक है, अगर जैसे कि कोई अनाज उगा रहा है, ठीक है, तो उसको अपने घर के लिए तो अनाज खाने को तो मिलेगा, लेकिन दूसरी चीजें जैसे कि उसको अगर पॉट चाहिए, मतलब कि जो कुम्हार होता है उसका कोई वस्तु चाहिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए, या फिर किसी हांडी चाहिए खाना बनाने के लिए, तो अगर वही चाहिए, तो कुछ भी चाहिए, मटका चाहिए पानी रखने के लिए, तो वो उससे कैसे खरीदेगा? पैसे तो थे नहीं पहले। तो उसका क्या होता था कि वो अनाज के बदले वो उस कुम्हार से हांडी ले लेता था, ठीक है। उसी तरह से फिर अगर उस कुम्हार को कुछ और चाहिए, मतलब कि जैसे आपका कोई दूसरा चीज चाहिए, जैसे आप मान लो कि आपको सब्जी चाहिए, सब्जी वाले, ठीक है, तो या फिर आपको बाल कटवाना है, तो अगर उस तरह की आपको सेवा चाहिए, तो वो क्या होता था कि वो अपने सेवा के बदले, या फिर अपनी जो वस्तु है, जो उनका उन्होंने अब अपना उत्पादन किया है, उसके बदले कोई दूसरा सेवा या फिर वस्तु वो आदान प्रदान उसका करते थे, और इस तरह से सारा जो सिस्टम है वो चलता था, ठीक है। तो तो जो बेनियमित जो व्यवस्था था, उसके कई सारे फिर नुकसान होने लगे, ठीक है। जैसे कि आपका आप मान लो कि आपको बाल कटवाना है, ठीक है, उसके बदले आप किसी अ, जो खेती बाड़ी करता है उससे, आप जो धान उगाता है आप उससे धान या फिर गेहूं ले रहे हो, ठीक है, तो उसका आप किस प्रकार, मतलब किस तरह से आप वो मापोगे कि आप कितना गेहूं या फिर कितना धान आप दोगे बाल कटवाने के लिए, ठीक है। या फिर अगर वो कोई ऐसा फल उगा रहा है, तो वो बस उसी सीजन में वो फल उगता है, तो उसके पास फिर कुछ और होगा नहीं, ठीक है, जिससे कि वो अपना घर चला सके, मतलब कि जिससे कि वो बाद में कोई और सेवा ले सके, या फिर बाद में कोई और वस्तु खरीद सके, तो वो बस एक नियमित समय तक ही वो अपना काम कर सकता है। तो इसीलिए काफी कठिनाइयां आने की वजह से जो ये विनियमित जो व्यवस्था था, उसमें बदलाव लाया गया। और ये जो समस्याएं थी वो किस तरह से आपका दूर हुआ है? वो दूर हुआ है आपके जो रुपए थे, अथवा जो मुद्रा बोला जाता है, वो जब आया, तो इन्होंने जो विनियमित व्यवस्था है इसकी कठिनाइयां दूर कर दिया, ठीक है। तो जो पुराने समय था, उस समय क्या होता था, पुराने समय में आपका धात्विक मुद्रा होता था, जैसे कि कभी कभी तांबे का सिक्का इस्तेमाल किया जाता था, या कभी कभी ऐसे होता था कि जो आपका चकमक पत्थर है वो इस्तेमाल करते थे, या फिर आपका जो ऑब्सिडियन है वो इस्तेमाल करते थे, या फिर जो काउरी शेल होता है, मतलब कि उसको अब जो समुद्र के पास जो मिलता है काउरी शेल, वो, या फिर जो शेर के पंजे थे, चीते के पंजे थे, वो सभी सारी ये सारी काफी बहुमूल्य चीजें हैं, ठीक है, महंगी चीजें हैं, तो ये सबका इस्तेमाल होने लगा मुद्रे के तौर पे, ठीक है। तो ये सबका इस्तेमाल, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका कुत्ते के दांत, ये सारी चीजें, ठीक है, खाल बाल, ये सारी चीजें, फिर मवेशी, चावल, ये सारा, नमक, ये सारा जो है, तांबा चांदी स्वर्ण, ये सारे धातुओं के तौर पे आपका ये वस्तुएं या फिर धातुएं आप बोल सकते हैं, तो ये सब चीजें आपका उस समय, पुराने समय में इस्तेमाल किया गया मुद्रे के दौर पे। उसके बाद काफी समय बाद जाके जो आपका कागज के रूप में जो हम पैसा भी यूज करते हैं, या फिर जो हम कॉइन्स यूज करते हैं, वो सब काफी समय बाद आपके चलन में आया, ठीक है।
अभी हम जानते हैं कि किस तरह से आपका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका इतिहास आगे बढ़ा है। ठीक है, जो प्राचीन समय था उसके दौरान आपका जो व्यापार था वो काफी हद तक आपका स्थानिक बाजारों तक ही सीमित था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे तब, जो संसाधन था उसका अधिकांश जो था वो अपने जो महत्वपूर्ण काम थे वो सारी चीजों में ही वो ज्यादा से ज्यादा अधिकांश भाग अपने ये संसाधनों का इस्तेमाल हो जाता था। ठीक है, जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब में ज्यादा से ज्यादा खर्च होता था। जो जो बहुत ज्यादा धनी लोग होते थे वही आभूषण हो गया या फिर जो बहुत सारी महंगे कपड़े होते हैं, ये सारी चीजों में गहने हो गए, ये सारी जो आपके वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सब में ये वो खर्चा करते थे। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जो मूल्यवान चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको जीवन बिताने के लिए, वो भी सारी चीजों में ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते थे अपने पैसे। ठीक है, लेकिन इसी सब में व्यापार होता था। तो उन सारी चीजों का उस टाइम किसी तरह का मांग भी नहीं था। जैसे अभी है, लोग महंगी महंगी गाड़ियों का अभी मांग रखते हैं या फिर महंगी घड़ियां पहनते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती थी उस टाइम जो धनी लोग होते थे, जो बहुत ज्यादा अमीर होते थे, वही ये सब चीजों का मांग रखते थे। ठीक है, लेकिन जो जब से आपका जो रेशम मार्ग है, जो सिल्क रूट है, ठीक है, जो वो जो था वो आया, तो उसके वजह से आपका जो व्यापार है उसका बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होने लगा व्यापार में। ठीक है, उसका आरंभ हुआ जब से रेशम मार्ग आया, जो कि वो क्या था, वो किसको किसको जोड़ रहा था, वो चाइना और रोम को जोड़ रहा था। ठीक है, जो रोम के शहर थे और चाइना जो थे वहां पे वो जोड़ रहा था, और जो व्यापारियां थी उनके लिए काफी आसान हुआ था व्यापार करना, क्योंकि उस रास्ते से, जो कि 6,000 किलोमीटर लंबा मार्ग था, उसके सहारे बहुत ही आसानी से व्यापार हो रहा था। भारत फिर जो दूसरे देश है आपके सेंट्रल एशिया के, मतलब कि मध्य एशिया के, फिर जैसे कि पर्शिया हो गया, ईरान में, ये सारी चीजें जो है, ये सारी देश जो है ये काफी अच्छे से, जो रेशम मार्ग था उससे जुड़ गया, काफी आसानी से, काफी कम समय में और काफी कम दूरी में ये सारी देशें आ गई। और बहुत सारी वस्तुएं और जो ज्यादा से ज्यादा वो जो महंगी वस्तुएं थी, धातुएं थी, ये सब का जो परिवहन था वो बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो क्या होता था उसमें, क्या होता था, चाइना से जो रेशम था वो वो उसका व्यापार होता था, उसका परिवहन होता था इस रास्ते से। उसके बाद जो रोम था, रोम से जो उल होता है, उल जैसी चीजों को ले जाया जाता था, मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा परिवहन होता था। और जो दूसरी चीजें थी, जो बहुत ही महंगी धातुएं थी, वो सारी बहुमूल्य धातुएं थी या फिर अन्य जो महंगी वस्तुएं थी, उनका परिवहन कहाँ से होता था, उनका परिवहन होता था आपके पर्शिया और आपके मध्य एशिया से। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास है उसमें आगे बढ़ा थोड़ा सा। और जो रोम का जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, वो विखंडित हो गया। ठीक है, वो खत्म हो गया। तो इसके वजह से अब जो 12वीं और 13वीं शताब्दी है, उसके बाद जो यूरोपियन जो वाणिज्य है वो बहुत ही ज्यादा उसमें वृद्धि हुआ। ठीक है, वो उसमें क्या हुआ कि जो समुद्र के जो मार्ग थे, समुद्री जो मार्ग थे, उसमें से जो युद्ध के लिए बनाए गए जो जहाज थे, उनसे ज्यादा से ज्यादा आपका पार होने लगा। कहाँ पे, एशिया में और अमेरिका में। ठीक है, उनका खोज हो चुका था, एशिया के जैसे भारत जैसे देशों का और अमेरिका का खोज हो चुका था। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में आपका जो यूरोपियन साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा, यूरोपियन जो वाणिज्य था उसमें वृद्धि हुआ, यूरोपियन साम्राज्य बढ़ा, और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो युद्ध के लिए बने हुए आपके जो शिप्स थे उनसे, जो जहाज थे उनसे व्यापार करना शुरू किया। ठीक है,
फिर हम पहुंचते हैं 12वीं शताब्दी में। ये 12वीं 13वीं शताब्दी का बात है। फिर हम पहुंचते हैं अभी 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी से क्या हुआ कि यूरोप जो है वहां पे बहुत ज्यादा आपका जो कॉलोनियलिज्म है, ठीक है, उपनिवेशवाद जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो विदेशी जो वस्तुओं के साथ जो व्यापार था, वो व्यापार का एक नया स्वरूप शुरू हो गया, वो देखने लगा। ठीक है, तो वो जो व्यापार था, विदेशी जो व्यापार था, उसमें एक नए प्रकार का व्यापार होने लगा जिसे कि बोलते हैं दास व्यापार। ठीक है, स्लेव ट्रेड। तो फिर उसमें क्या होने लगा कि इंसानों का व्यापार होने लगा। लोग दास खरीदते थे। ठीक है, बाजारों से लोगों को खरीदते थे जो कि दास की तरह उनके घरों में या फिर उनके लिए काम आ सके। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी का वो चलन रहा। उसके बाद वो 200 साल तक वो जो दास व्यापार था वो बहुत ही ज्यादा वो बढ़ गया था, और 200 साल तक वो बहुत अच्छे से चला। और जो यूरोपियन थे, मतलब जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश अंग्रेजों ने आपका कहाँ कहाँ से दास लाया वो देखते हैं। ठीक है, जो अंग्रेज थे, पोर्टुगीज थे, डच थे, ये सारे लोगों ने, स्पेनिश थे, ये सारे लोगों ने काफी जगह में काफी जगहों से दास लाया। जैसे अफ्रीका जैसे जगह है, उन जगह से जो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको पकड़ा और उन्हें आपको मतलब उनको जबरदस्ती उनको बेच दिया दूसरों के घरों में, या फिर दूसरों को दास के रूप में। तो काफी ज्यादा दास व्यापार बढ़ने लगा था। ठीक है, लेकिन 200 साल से भी ज्यादा चलने के बाद वो चीज धीरे धीरे खत्म होने लगा। जैसे कि जो देश है डेनमार्क, डेनमार्क में वो 1792 में खत्म हुआ। ठीक है, दास व्यापार खत्म हुआ। वैसे ही 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में, और 1808 में आपके यूनाइटेड स्टेट्स में आपका पूरी तरह से आपका इन सारे राज्यों में जो दास व्यापार है वो सारा खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद आया औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पश्चात आपका क्या हुआ, जो जो आपका कच्चा माल था, जैसे कि अनाज हो गया, मांस हो गया, ठीक है, ऊन हो गया, ये सब का मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है, ठीक है, जो देश थे बहुत ज्यादा औद्योगिक रूप से जिन देशों में जो देश आगे बढ़ गए थे, वो सारे देश मांग उनका कच्चा माल के लिए मांग बढ़ गया था। और जो वस्तुएं और जो वस्तुएं बन जाती थी, ठीक है, उद्योगों में जाके जो कच्चा माल एक अच्छी तरह, मतलब कच्चा माल का स्वरूप जो बदल जाता था, और वो किसी एक नए वस्तु के तौर पे, ठीक है, वो तैयार माल बन जाता था। तब वो क्या होता था, तब वो और भी ज्यादा महंगे दाम पे वो फिर वापस ले जाके जो देश उनको कच्चा माल ही बेचता था, वहां पे वापस लेके वो बेच देते थे उस चीज को। जैसे कि आपका उदाहरण स्वरूप आप बोल सकते हो कि जैसे कि भारत से दूसरे औद्योगिक देश थे जिनमें बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास हो चुका था, वहां पे जैसे कि भारत से जो कॉटन है, ठीक है, जो सूती का जो रुई है वो ले जाते थे, और सूती का जो कपड़ा होता है वो बना के, ठीक है, जैसे कि अंग्रेज यहाँ से भारत से ले जाते थे और वो कपड़ा बना के फिर वो लाके भारत में बेचते थे, ठीक है, ज्यादा दाम पे। जैसे कि आप मान लो कि रुई वो लेके गए आपके एक कपड़ा बनाने के लिए, एक शर्ट बनाने के लिए रुई लेके गए वो, आपका मान लो 5 रुपए में, और वो वापस उसी शर्ट को बेच रहे हैं आपके 30 रुपए में। तो फिर किसका लाभ हुआ, उन औद्योगिक देशों का लाभ हुआ। ठीक है, तो वो चीज ज्यादा से ज्यादा होने लगा, और जो औद्योगिक से जो राष्ट्र आपका कच्चा माल लेके जा रहे थे, और जो प्राथमिक उत्पादों का आयात कर रहे थे, उनके वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा आपका
जो दूसरे अनऔद्योगिक जो देश थे उनका निर्यात बढ़ गया था, और उनमें बहुत ज्यादा उनका विकास तो हो रहा था, लेकिन उनके वहां पे आयात की वजह से बहुत ज्यादा उनको नुकसान भी हो रहा था। ठीक है। फिर जो 19वीं शताब्दी का समय आया उसमें क्या हुआ, अभी हम वो देखते हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी में आपका क्या हुआ, जो प्राथमिक जो वस्तुएं थी, जो प्राथमिक रूप से जिनका उत्पादन हो रहा था, उनका जो आयात है, ठीक है, यानी कि अ, उनका जो वो अ, उनका जो आयात था वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा था। ठीक है। वहां से जो व्यापार हो रहा था वो इतना महत्वपूर्ण ना रहा, और जो औद्योगिक राष्ट्र थे वो एक दूसरे के बीच में ही वो व्यापार ज्यादा करने लगे। ठीक है। तो वो एक दूसरे के ही मुख्य ग्राहक बन गए। ठीक है। इतने तक क्लियर है। तो उसके बाद आपका बुक में देखो आप, उसके बाद क्या हुआ, जो आपका विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध एक और दो, उसमें क्या हुआ, जो व्यापार था उसमें टैक्सेस लगा दिए गए। ठीक है। और कितना और कितन और कितना आप कितने परिमाण में आप आयात या निर्यात कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, उसमें भी काफी सारे आपके रोक लगा दिए गए थे। ठीक है। वो समय पहला समय था, पहला दौर था जब इस तरह के कोई रोक लगाए गए थे या फिर इस तरह के कोई नियम बनाए गए थे। ठीक है। उसके बाद आपका जो युद्ध जब खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आपका बहुत सारे जो संगठन थे, जैसे कि आपका हो गया जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि बाद में आपका विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है, वो बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारा जो टैक्स होता था, ठीक है, वो टैक्स कम करने में मदद करने लगे। तो यही था आपका इतिहास पूरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने इस पूरे पीपीटी में? इसमें हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का परिभाषा क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का व्यापार आया कहाँ से, उसमें हमने क्या पढ़ा मूल रूप से कि विनियमित व्यवस्था क्या होता है, उस वो जब था आपके आदमाज में, उसमें क्या क्या समस्याएं आई थी, उसके बाद किस प्रकार की मुद्राएं आई। ठीक है। उसके बाद वो मुद्राएं जब गई, उसके बाद रुपए आए, जो हम अभी भी कागज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास पूरा, प्राचीन समय में क्या होता था, उसके बाद जब रेशम मार्ग का स्थापना हुआ, उसके बाद किस तरह से व्यापार बदला है। उसके बाद हमने 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो रोमन समाज था, उसका उसके विखंडन के पश्चात किस तरह से व्यापार वाणिज्य बढ़ा है यूरोपियन समाज के द्वारा, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा आपका 15वीं शताब्दी में जो अ, यूरोपियन उपनिवेशवाद हुआ शुरू, उसके वजह से जो दास व्यापार हुआ, उसके बारे में दास व्यापार कैसे खत्म हुआ, कहाँ कहाँ पे किस समय खत्म हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा औद्योगिक क्रांति के पश्चात क्या हुआ, कि किस किस राष्ट्र से कच्चा माल आता था, कच्चा माल कहाँ पे आपका पूरी तरह से तैयार माल बेचा जाता था, किस तरह से आयात और निर्यात होता था राज्यों के बीच में अलग अलग। फिर हमने पढ़ा कि 19वीं शताब्दी खत्म होते होते किस तरह से आपकी जो औद्योगिक राष्ट्र है वो एक दूसरे के ही मूल ग्राहक बन गए। फिर हमने पढ़ा कि आपका जो विश्व युद्ध एक और दो था, उसके बाद किस तरह से जो टैक्सेस है, और किस तरह से जो कितने मात्रा में आप व्यापार कर सकते हो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, ये सारे जो रोक थे या फिर नियम थे, वो किस प्रकार पहली बार आए थे, और
ये सारे रोक लगाए गए और इनको कंट्रोल करने के लिए कौन से संगठन बने, ये सारी चीजों का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास हमने पढ़ा। इसमें इतना ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर का, ठीक है। धन्यवाद।